नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं और कोरोना गाइडलाइंस। पहली खबर भारत सरकार की ओर से, जहां कोरोना को खत्म करने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में कोरोना फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जी हां, कई राज्यों में फिर से कोरोना मरीजों की तादाद में वृद्धि हो रही है, जो सरकार की चिंता का कारण बन रही है। क्योंकि जहां एक तरफ भारत कोरोना टीकाकरण का अभियान चला रहा है और कोरोना से मुक्ति के लिए दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, वहीं अपने देश में ही कोरोना की मरीजों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। कोविड-19 को लेकर सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या है वो गाइडलाइंस, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चला रहा भारत देश एक बार फिर कोरोना की जकड़ में कसता जा रहा है। भारत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां सरकार भारत को कोरोना मुक्त बनाने का पूरा प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी बीते महीनों में कोरोना की रफ्तार में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन अभी के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर कोरोना पहले की तरह चरम पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होना सरकार की चिंता का कारण बन गया है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी की निगरानी और रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी ये दिशा निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के मौजूदा समय में लागू दिशा निर्देशों की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए भी कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि जहां नए कोरोना मामलों में गिरावट आई है, वहीं निगरानी, नियंत्रण और सावधानी बनाए रखने की जरूरत है। तो वहीं जहां मामले बढ़ रहे हैं, वहां के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में सख्त नियंत्रण के उपाय भी जरूरी हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि 27 जनवरी 2021 को जारी दिशा निर्देशों में निगरानी, नियमन आदि के जो उपाय बताए गए थे, उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। वहीं डीजीसीए के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जारी प्रतिबंध को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि देश में कोरोना के मद्देनजर पिछले साल 23 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया गया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार 26 जून 2020 से जारी सर्कुलर में आंशिक संशोधन कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 को रात 12 बजे तक कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान कुछ चुनिंदा रूट पर यात्री उड़ानें जारी रहेंगी और इसके साथ ही कार्गो उड़ानों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल और थिएटरों को अधिक लोगों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि खेलों के उपयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, पर अभी के प्रयोग के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय के परामर्श से युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी की जाएगी। इसके साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने और सीमा पार व्यापार के लिए वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए अलग से अनुमति और ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ जगहों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों को हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% तक की अनुमति दी जा चुकी है। अब ऐसी सभाओं को संबंधित राज्य के एसओपी के अधीन किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने 2 महीने से भी कम कार्यकाल के दौरान अपने प्रशासन में 50 से अधिक भारतीय मूल के लोगों की नियुक्ति कर चुके हैं। इनमें से तो कई नियुक्तियां महत्वपूर्ण और शीर्ष पदों पर हुई हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का डंका बजने को लेकर खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तारीफ की है। इस तारीफ में बाइडेन ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बाइडेन प्रशासन के 50 दिनों के कार्यकाल में तमाम भारतीय अमेरिकियों की नियुक्ति हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा की बैठक में कहा कि भारतीय अमेरिकी देश में छाए हुए हैं। बाइडेन प्रशासन में अब तक 55 भारतीय अमेरिकियों की शीर्ष पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी देश की कमान संभाल रहे हैं। बाइडेन ने नासा के साथ एक आभासी बातचीत में कहा कि मंगल पर दृढ़ता से उतरने की ऐतिहासिक लैंडिंग में शामिल है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन नासा के मंगल 2020 मिशन के मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण कार्यों पर नेतृत्व करते हैं। 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले बाइडेन ने अपने प्रशासन में प्रमुख पदों पर कम से कम 55 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त करके इतिहास रचा है। इसमें उपाध्यक्ष कमला हैरिस शामिल नहीं है, जो एक निर्वाचित पद है, और नीरा टंडन, जिन्होंने एक दिन पहले व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट के निदेशक के पद से अपना नामांकन वापस ले लिया था। भारतीय अमेरिकी मूल की नासा साइंटिस्ट स्वाति मोहन से बातचीत के दौरान बाइडेन ने भारतवंशियों की तारीफ की। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने नासा के मार्स 2020 मिशन में गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली है। बाइडेन ने स्वाति मोहन से बातचीत के दौरान कहा, भारतीय मूल के अमेरिकी पूरे देश में छाए हुए हैं। बाइडेन प्रशासन ने भारतीय मूल की महिला नीरा टंडन को बजट प्रमुख पद पर नियुक्त के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन समर्थन न मिलने के डर से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। अभी तक ओबामा प्रशासन में भारतीय अमेरिकियों की सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई थी। ट्रंप सरकार में भी भारतीय अमेरिकियों को अहम पद मिले। उन्होंने कहा कि समुदाय निराश है कि रिपब्लिकन के कड़े विरोध के कारण टंडन को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा था, लेकिन भारतीय अमेरिकी महिलाएं बाइडेन प्रशासन में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2 मई को नतीजे आएंगे। इन सब से पहले राज्य में राजनीतिक घमासान जारी हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी शामिल हैं। इन सभी 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की है। यहाँ ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होना तय माना जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीति में हलचल मचा दी है। राजनीतिक हलकों में ममता दीदी के नंदीग्राम से संग्राम के फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के सहारे इलाके पर कब्जा करने की बीजेपी की रणनीति की काट के लिए ही उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट से।
ममता दीदी अपने लंबे राजनीतिक करियर में औचक फैसलों के लिए मशहूर रही हैं, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह कभी ममता का दाहिना हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम जमीन अधिग्रहण आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां दिलाई थी। वहीं शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ममता ने अब उन्हीं शुभेंदु के गढ़ में सीधी चुनौती देते हुए नंदीग्राम सीट से लड़ने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी वजह यह है कि इस बार विधानसभा चुनावों में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की जबरदस्त आशंका है। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से पूर्वी मेदिनीपुर से बीजेपी के हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण पर अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले में मुस्लिमों की आबादी करीब 14.6% है, लेकिन नंदीग्राम में मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। वहीं 290 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कई पुराने चेहरों पर फिर से दांव लगाया गया है। ऐसे कई चेहरे हैं जिनके टिकट कटने की पहले से ही संभावना लगाई जा रही थी। लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है, साथ ही 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक तरफ जहां तेल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं तेल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होते जा रहा है। इस पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे को हवा देते हुए सरकार पर फिर से निशाना साधा है। साथ ही देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने कैंपेन भी शुरू कर दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा समय में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमत को लेकर निशाना साधा है। अब कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए लोगों को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। उन्होंने पेट्रोलियम, डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर एक वीडियो भी टैग किया। राहुल गांधी के सोशल मीडिया अभियान पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और लोगों से इससे जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की है। बता दें कि राहुल गांधी महंगाई को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और अपनी सभाओं में भी इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार, भाजपा और पीएम मोदी को घेर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ बोलते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम जनता की जेब खाली हो रही है। देशवासी अब सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करेंगे। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस कैंपेन के जरिए आवाज उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है और लगातार कांग्रेस के नेता पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कागजों में बड़ी रफ्तार से विकास की इबारत लिख रही हैं। कागजों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ODF यानी खुले में शौच मुक्त बन चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना PMAY, जिसका मकसद 2022 तक सभी को घर देना है, उसके तहत यूपी के अब तक
6.1 लाख लोगों को उनके घर की सौगात उन्हें दी जा चुकी है। पर सवाल उठता है कि ये तमाम दावे उतने ही सच हैं जितने सरकारी कागज बयां कर रहे हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम यूपी के कई जिलों में जाकर सरकारी दावों की पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम आज पहुंची एक ऐसे गांव में जहां ऐसी हकीकत हमारे कैमरे में कैद हुई जिसने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी। फिलहाल तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जरा आप एक नजर डालिए कि इस गांव का कितना विकास हुआ है और भ्रष्टाचार की सभी हदें पार करती हुई इन तस्वीरों पर गौर जरूर करिएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम यही साहब कि हमका आवास मिल जाए साहब, गरीब मन यही हमारे रहने के 4-5 आदमी हैं साहब, लड़कियां हमारी औरतें हैं साहब, बीमारी हालत में हम चल रहे हैं। हाथ जोड़कर आवास की मांग करता ये आदमी प्रशासनिक अमले में फैले भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। हम यही साहब कि हमका आवास मिल जाए साहब, गरीब मन यही। तस्वीरों में दिख रहा ये आदमी सरकारी आवास योजना का पात्र है, पर इस गरीब के हक पर जिम्मेदारों ने डाका डाल दिया है। जहां एक ओर सरकार की तरफ से सरकारी आवास योजना के नाम पर तमाम कसीदे पढ़े जाते हैं, वहीं हकीकत की जमीन पर उतरकर कुछ इस तरह की हकीकत दिखाई देती है। और ऐसी तस्वीरों को आपके सामने रखने के लिए हमारी टीम आज पहुंची है प्रतापगढ़ के गांव चौरंग में, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रेम मिश्रा ने पूरे गांव की पड़ताल की। सबसे पहले हमारी टीम ने शौचालय की पड़ताल की और लोगों से जाना कि कितने प्रतिशत लोग शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये शौचालय जो बना इसमें शौच क्रिया के लिए जाती हैं आप? नहीं। क्यों नहीं जाती, क्या तो कारण? कुछ है ये नहीं ना, जो ना सीट उठ बैठे नहीं है तो कहा जाए माँ। तो सुना आपने, ये है इस गांव के हालात और यही है शौच मुक्त यूपी की असल तस्वीर। पूरे गांव में मौजूद शौचालयों की यही तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। कहीं शौचालय में दरवाजे नहीं है तो कहीं शौचालय की सीट ही गायब है, तो कहीं शौचालय का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जा रहा है, वहीं गंदगी का तो मानो अंबार ही लगा हो। न नालियों की उचित व्यवस्थाएं हैं और न ही साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक पात्रों को शौचालय देने की बात कही जाती है। शौचालय योजना के तहत गांव को स्वच्छ बनाने की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार कई तरीकों से योजनाएं चलाकर लोगों को एक तरीके से स्वच्छ बनाने और गांव स्तर के लोगों को एक स्वच्छता की मुहिम धारण करने की बात कहते हैं। ऐसे में ग्राम सभा बात करें चौरंग की तो यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से प्रतिकूल देखने को मिली है। आइए हम आपको इसी के स्वच्छता के क्रम में बने हुए शौचालय के हालात से रूबरू करवाते हैं। ये वो स्वच्छता अभियान के तहत बना हुआ शौचालय है जो आदरणीय श्री उत्तर प्रदेश के मुखिया के वादों को पूरी तरीके से तार-तार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शौचालय जो पूरी तरीके से मानक विहीन और प्लस इसमें जो गड्ढाएं हैं जो पूरी तरीके से इसमें लगे हुए लागत से बना है, ये पूरी तरीके से उपयोग विहीन है। ऐसे में उन पात्र ग्रामीणों की बात करें जो इसमें शौचालय क्रिया के लिए जाते होंगे तो आप स्वयं इसे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई में इसमें शौच क्रिया के लिए जाया जा सकता है या नहीं। वहीं स्वच्छता के बाद जब प्रधानमंत्री आवास योजना की तफ्तीश की गई तो हालात बद से बदतर दिखाई दिए। ये टूटी दीवारें, मिट्टी के मकान और घास फूस की छत सरकारी आवास योजना के पात्रों के हैं। गांव में कई ऐसे पात्र भी मिले जिनका सरकारी आवास योजना की सूची में नाम तो था, पर वो घर कब तक मिलेगा इसकी उन्हें कोई खबर नहीं है। वहीं दूसरी ओर आवास योजना की आगे की पड़ताल ने तो ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की पोल ही खोल कर रख दी। प्रधान साहब भोले भाले ग्रामीणों को आवाज देने के नाम पर 20,000 रुपए ऐंठ रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद ये गांव वाले कह रहे हैं। प्रत्येक
पात्र व्यक्ति की यह आकांक्षाएं होती हैं कि उसे 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए आवास मिल सके, लेकिन जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा चौरंग में इस बात की परिस्थिति इसके प्रतिकूल देखने को मिली है पूरी तरीके से। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये चौरंग ग्राम सभा का भरतपुर का पूर्वा गांव सभा है, जहां पर ये एक पात्र व्यक्ति का घर है, जो आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको बेखूबा दिखाएंगे। ये पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है, पूरे इसके छप्पर भी पूरी तरीके से सड़ चुके हैं, जो खप्पर हैं वो भी पूरी तरीके से टूट पड़े हैं। लेकिन अब तक जो विभागीय अधिकारी हैं वो आज तक इन पात्र व्यक्ति के घर तक नहीं आए पूछने कि क्या इन्हें आवश्यक चीज़ें मुहैया करवाया जाना चाहिए या नहीं। आइए हम इन व्यक्ति से रूबरू होते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या वाकई में अब तक कोई विभागीय अधिकारी इनकी समस्या को सुनने के लिए आए या नहीं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश उपाध्याय साहब जी। तो ये सर, क्या आपको अब तक आवास मुहैया करवाया गया? कभी नहीं कहा। 16 साल से 18 साल हो गए साहब। हम अकेला आदमी, हमारे 4 लड़कियां हैं, हम मात्र अकेला लड़का नहीं साहब। अच्छा जी। तो आपने इस बाबत ग्राम प्रधान से कहा नहीं? कहा है, बताओ कि हम इधर हैप्पी आ जाइए। शौचालय आपको मिला है? हाँ, शौचालय मिल गया है साहब, जो मिला है। शौच क्रिया के लिए जाते हैं? हाँ, नहीं कर शौचालय में। अच्छा। ये क्या आपकी पेंशन बनी हुई है? हाँ, पेंशन बनी है साहब। 72 साल की उम्र हमारी है जी। आपके पास रहने के लिए आवास नहीं है? नहीं है साहब। उत्तर प्रदेश के मुखिया आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम ये साहब कि हमका आवास मिल जाए साहब, गरीब मन यही। हमारे रहने के 4-5 आदमी हैं साहब, लड़कियां हमारी औरतें हैं साहब, बीमारी हालत में हम चल रहे हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति की यही अभिलाषाएं होती हैं कि उसे उसके आवश्यक चीज़ें मुहैया करवाई जानी चाहिए। यही इन दादाजी का भी कहना है कि इनके पास आवास की सुविधा नहीं है, वो इन्हें मुहैया करवाया जाना चाहिए। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये पूरी तरीके से वो आवास के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं, इन्हें इनके स्थिति के अनुकूल आवास मिलना चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों ने अपनी पूरी समस्याओं को आपके सम्मुख व्यक्त करने का प्रयास किया। शौचालय बना तो वो उपयोग विहीन, आवास पात्र व्यक्ति को मिला नहीं, जिनको मिला उनको आवास के नाम पर यानी आवास मिले हुए पैसों में भी लूट घसूट। ग्राम प्रधान से इस बाबत हमने संपर्क करने का भी प्रयास किया, लेकिन ग्राम प्रधान का कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा। ग्रामीणों ने लगातार इस तरीके से बात की कि सर, ग्राम प्रधान कहते हैं विभागीय अधिकारियों के द्वारा कुछ पैसे लिए जाते हैं। आपने देखा, ये मैं नहीं, ये ग्रामीणों ने बोला, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। ये थी ग्रामीणों की समस्या, ये थी आदरणीय श्री उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की दी गई योजनाओं की पहल। ये ग्रामीण स्तर पर क्या थी, आपको प्राइम टीवी ने पूरी तरीके से अपने इस एपिसोड के माध्यम से कवरेज करके दिखाया। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़।